हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपी आराम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। इसको हम समर्पण कोचिंग के नोट से कंप्लीट करेंगे। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई और बुक पर या सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको भी कंप्लीट कराने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन। पहला अधिवेशन, स्थापना वर्ष, अध्यक्ष और उसका क्या महत्वपूर्ण तथ्य था, हम वो पढ़ेंगे। पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में 1885 में। बिमल चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था अध्यक्ष था। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाना चाहिए, तो बस हो गया। प्रारंभ में यह अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन जो पुणे है वहाँ पर प्लेग फैलने के कारण इसका स्थान बदल दिया गया और मुंबई कर दिया गया। नेक्स्ट आता है दूसरा अधिवेशन, हुआ था कलकत्ता में 1886 में। दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी और कुछ ऐसा खास काम नहीं किया हुआ था इसमें। फिर आता है तीसरा अधिवेशन, जो कि होता है मद्रास में 1887। बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आता है तीसरा अधिवेशन, इलाहाबाद में हुआ था 1888 में। जॉर्ज यूले के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और ये कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आता है पांचवा अधिवेशन, जो कि हुआ था मुंबई में 1889 में। विलियम बेडरबन के द्वारा किया गया था और इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। विलियम डिग्वी की अध्यक्षता में कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति का गठन भी लंदन में किया गया था। तो किसमें, जो विलियम डिग्वी थे ना, इसकी अध्यक्षता में कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति का गठन लंदन में किया गया था 1889 के बाद। फिर आता है छठा अधिवेशन, जो कि हुआ था कलकत्ता में और 1890 में हुआ। फिरोज शाह मेहता के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और इस अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने भी संबोधित किया था इसको। फिर आता है सातवां अधिवेशन, नागपुर में हुआ 1891 में और आनंद चालू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। आठवां अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था 1852 को। इसमें WC बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। नौवां अधिवेशन लाहौर में हुआ 1893 को। दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। 10वां अधिवेशन मद्रास में हुआ था 1894 को और अल्फ्रेड बेब के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और इसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था 1894 में। अध्यक्षता की थी अल्फ्रेड बेब ने। मद्रास का अधिवेशन था। फिर आता है 11वां अधिवेशन। इसको देखो, हम 10वें को याद कैसे कर सकते हैं कि 10 रुपए के इनने मदरा पी ली और क्या बना दिया, संविधान बना दिया कांग्रेस का। किसने बनाया है, अल्फ्रेड बेब, मतलब जो हमारी वो होती ना डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड वाली, उससे बनाया था। तो अल्फ्रेड बेब से कांग्रेस का संविधान बना दिया। फिर आता है 11वां अधिवेशन, हुआ था पुणे में 1895 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। फिर 12वां अधिवेशन कलकत्ता में होता है 1896 में और इसमें रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और कांग्रेस के मंच पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, मतलब सयानी लोगों के सामने गाया गया था। तो रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता की गई थी और कांग्रेस के मंच पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 में। कलकत्ता में हुआ था 12वां अधिवेशन। फिर होता है 13वां अधिवेशन, जो कि अमरावती में हुआ था 1897 में और शंकरन नायर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 14वां अधिवेशन मद्रास में हुआ था 1898 को और आनंद मोहन बोस के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 15वां लखनऊ अधिवेशन 1899 में हुआ था, रमेश चंद्र दत्त के द्वारा किया गया था। 16वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था 1900 में और NG चंद्रकर के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 17वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1901 में और दिनसा वाचा के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 18वां अहमदाबाद में हुआ था 1902 को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 19वां अधिवेशन मद्रास में हुआ 1903 को और लाल मोहन घोष के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 20वां अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1904 को। हेनरी कॉटन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। फिर आता है 21वां अधिवेशन, वाराणसी में हुआ था 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और इस अधिवेशन में गोखले को विपक्ष के नेता की
उपाधि दी गई थी। किनको क्या बना दिया गया था? विपक्ष का नेता घोषित कर दिया गया था। किनको? गोपाल कृष्ण गोखले को भी आप जाके विपक्ष में बैठो या फिर वहाँ से निर्णय दो, इसमें ऐसा कहा गया था। और इसमें स्वशासन का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। फिर 22वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। 1906 को दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 23वां संविधान में जो अधिवेशन था कांग्रेस का, वो सूरत में हुआ था। 1907 में हुआ था। रास बिहारी घोष के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था गर्म दल और नरम दल में। और 24वां अधिवेशन मद्रास में हुआ। रास बिहारी घोष के द्वारा ही अध्यक्षता की गई थी 1908 में। 25वां अधिवेशन लाहौर में हुआ 1909 में और मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी इसकी। 26वां अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ 1910 में और विलियम बैटरबर्न के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 27वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1911 को विशन नारायण धर के द्वारा अध्यक्षता की गई और कांग्रेस के मंच से पहली बार जनगण मन गाया गया था 1911 में। कौन सा था? 27वां अधिवेशन था कलकत्ता में हुआ 1911 में, विशन नारायण धर के द्वारा कांग्रेस के मंच से पहली बार जनगण मन गाया गया। 28वां अधिवेशन बांकीपुरा से हुआ था 1912 में हुआ था और RN माधोलकर के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट आते हैं अधिवेशन। फिर से स्थान, वर्ष, अध्यक्ष और उनकी महत्वपूर्ण तथ्य और जो आगे दिए गए हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट है 29वां अधिवेशन जो कि कराची में हुआ था। अध्यक्षता की थी सैयद मोहम्मद बहादुर के द्वारा 1913 में। फिर आता है 29वां अधिवेशन, विशेष अधिवेशन होगा ये कराची 1913 में, सैयद मोहम्मद बहादुर के द्वारा किया गया था। 30वां अधिवेशन मद्रास में हुआ था 1914 को और भूपेंद्र नाथ बसु के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 31वां अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1915 को और SP सिन्हा के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। फिर होता है 32वां अधिवेशन लखनऊ में 1916 को अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी। इसमें तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया गया था। लखनऊ अधिवेशन में ही तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर आता है 33वां अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था 1917 को, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। विशेष अधिवेशन हुआ मुंबई में 1918 को, सैयद हसन इमाम के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और इस अधिवेशन में रोल एक्ट पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाया गया था। किसने की थी? सैयद हसन इमाम के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। फिर आता है 34वां अधिवेशन दिल्ली में हुआ 1980 को, मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में तिलक अध्यक्ष चुने जाने वाले थे। फिर 35वां अधिवेशन अमृतसर में हुआ था और 1919 को मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। विशेष अधिवेशन हुआ 1920 में कलकत्ता में, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बने और इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। 36वां अधिवेशन जो कि नागपुर में हुआ था 1920 को, वीर राघवाचारी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। इसमें कांग्रेस संविधान में संशोधन किया गया था। पहली बार कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी। फिर आता है 37वां अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था 1921 को और CR दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। CR दास के जेल में जाने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां के द्वारा की गई थी। 37वां अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था 1921 में। अध्यक्ष चुने जाने थे CR दास, लेकिन वो जेल में चले गए तो कौन बने था? हकीम अजमल खान बने थे। फिर आता है 38वां अधिवेशन गया में हुआ था 1922 को, CR दास के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 39वां अधिवेशन काकीनाडा में हुआ था 1923 को और मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ 1923 में, अबुल कलाम आज़ाद ने अध्यक्षता की और जो कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। 40वां अधिवेशन बेलग्राम में हुआ 1924 में और महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया था, ये अध्यक्ष बने थे। 41वां अधिवेशन कानपुर में हुआ था 1925 को। श्रीमती सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी गई, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। फिर आता है 42वां अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ 1926 को और S श्रीनिवास अयंगर के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और सदस्यों के लिए खादी पहनना अनिवार्य किया गया था।
फिर 43वां अधिवेशन मद्रास में हुआ था 1927 को। इसमें M.A. अंसारी अध्यक्ष चुने गए थे और पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी। 43 में 1927 को M.A. अंसारी और पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई। 44वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1928 को। मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। 45वां अधिवेशन लाहौर में हुआ 1929 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए थे और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया था। फिर आता है 46वां अधिवेशन कराची में हुआ 1931 को। वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की और यहीं पर मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। 47वां अधिवेशन दिल्ली में हुआ 1932 को। अमृत रणछोड़ दास सेठ के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 48वां कलकत्ता अधिवेशन ये 1933 को हुआ था और श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 49वां अधिवेशन मुंबई में हुआ जो कि 1934 को हुआ था और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। फिर होता है 50वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था 1936 को। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज निर्धारित या समाजवाद निर्धारित किया गया था। कब? 1936 को नेहरू ने अध्यक्षता की और कांग्रेस का लक्ष्य क्या था? समाजवाद निर्धारित किया गया। फिर होता है 51वां अधिवेशन फैजपुर में 1937 में और इसमें क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। पहली बार अधिवेशन का आयोजन गांव में किया गया था। इस अधिवेशन में 13 सूत्रीय कृषि कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया था। फिर 52वां अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था 1938 में। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जिसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। फिर होता है 53वां अधिवेशन त्रिपुरी में 1939 को। इसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे और सुभाष चंद्र बोस ने इसमें त्यागपत्र दिए जाने के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। फिर होता है 54वां अधिवेशन रामगढ़ में होता है 1940 को। इसमें अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अध्यक्षता की जाती है और ये 1940 से 1945 तक सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति रहे हैं। फिर 55वां अधिवेशन मेरठ में होता है 1946 को। JV कृपलानी अध्यक्षता करते हैं और इसमें आज़ादी के समय अध्यक्ष रहे थे JV कृपलानी। फिर आता है विशेष अधिवेशन दिल्ली में बुलाया जाता है 1947 को। राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। 56वां अधिवेशन जयपुर में होता है 1948 में और इसमें B पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट आते हैं ब्रिटिश सरकार के अधीन संवैधानिक विकास। जो ब्रिटिश शासन है उनके अधीन कुछ संवैधानिक विकास किए गए थे वो देखते हैं। पहला आता है रोल एक्ट 1773 को आया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत एवं इंग्लैंड दोनों स्थानों पर नियंत्रित किया जाना था, व्यापक दोषों को दूर करना था और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हैं लॉर्ड नॉर्थ उनके द्वारा 1773 में इसी उद्देश्य ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इसमें मुख्यतः इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बनाया गया था। विलियम बेंटिक तो वो है भारत का। इसके बाद मद्रास मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए जबकि पहले एक दूसरे से अलग थे। इस अधिवेशन के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके मुख्य अध्यक्ष या न्यायाधीश जो थे वह सर एलिजा एम्पे बनाई गई। सर एलिजा एम्पे। नेक्स्ट आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को आया था। यह अधिवेशन रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के उद्देश्य लाया गया था। इस अधिवेशन के द्वारा 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियुक्त किया गया था। इसका गठन ब्रिटिश संसद से किया गया। सभी सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी मामलों को इस नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की अनुमति के बगैर किसी भी व्यक्ति नरेश से संघर्ष करना या आरंभ करने और किसी भी सहायता का आश्वासन देने का अधिकार नहीं दिया गया था। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की कंपनी के मामले पर और इसके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। इस प्रकार शासन की द्वैत प्रणाली इस कंपनी के द्वारा और दूसरा संसदीय बोर्ड द्वारा 1858 को किया गया था जो संसदीय बोर्ड के द्वारा और कंपनी के द्वारा कब किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा इसको चलाया गया है।
नेक्स्ट आता है 1786 का अधिवेशन। इस अधिवेशन के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी और विशेष अवस्था में उनकी परिषद के निर्णयों को रद्द करने, वीटो तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। यह अधिवेशन मूल रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मनाने के उद्देश्य से लाया गया था, क्योंकि कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता था। फिर आता है चार्टर्ड एक्ट 1813। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का भारत व्यापार पर एक अधिकार समाप्त हो गया था। यद्यपि चाय और चीन के व्यापार का एक अधिकार जो था वो बना रहा। दूसरा, कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया था। तीसरा, जो ईसाई मिशनरी हैं इनको भारत में प्रवेश की छूट मिल गई थी और ये यहाँ धर्म प्रचार भी कर सकते थे। फिर आता है चार्टर्ड एक्ट 1833। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का पूर्णतः व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, उसे प्रशासनिक एवं राजनीतिक संस्था बना दिया गया। 1833 के तहत दूसरा क्या किया गया था, भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। तीसरा, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी जो कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक अतिरिक्त कानूनी सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित करने के लिए बात की गई। चौथा था, भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने, सुधार करने की भावना से एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई थी। पांचवा, इस अधिवेशन को सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसके द्वारा जाति वर्ण के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया था। छठवां, भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन भी कर दिया गया। फिर चार्टर्ड एक्ट 1853। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था। इसमें सिविल सेवा की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ किया गया और यह प्रतियोगिता भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई थी। फिर होता है भारत सरकार अधिनियम 1858। यह अधिनियम 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप लाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और समस्त शक्ति ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। इससे भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। इसके समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। इस प्रकार 1784 में स्थापित द्वैत शासन का अंत हो गया। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य बन गया। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। इसमें 7 सदस्यों की नियुक्ति को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया गया और 8 सदस्यों की नियुक्ति को ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के तहत वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपे। इस प्रकार से मंत्रिमंडलीय सदस्यों की नींव डली। फिर होता है भारत परिषद अधिनियम 1892। यह अधिनियम भारतीय आंदोलनों के फलस्वरूप कुछ अधिकार देने के लिए लाया गया था, परंतु इसमें केवल भारतीय विधान परिषदों की शक्तियों का कार्य एवं रचना की ही बात की गई थी। पहला, इसमें अधिनियम में बात की गई थी कि सबसे महत्वपूर्ण था निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। क्या किया गया? इसमें निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। विधानमंडल के सदस्यों के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की गई थी। इसके सदस्यों को सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रश्न पूछने, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं दिया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 में आया। मार्ले मिंटो सुधार इसको कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना, भारतीय राजनीति में बढ़ते हुए उग्रवाद, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से उत्पन्न स्थिति का सामना करना था। इन सुधारों के मूल में सरकार की यह इच्छा विद्यमान थी कि कांग्रेस में उदारवादी नेताओं को प्रसन्न कर दिया जाए और सांप्रदायिकता की भावना को दृढ़ करके उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शक्तियों का दमन कर दिया जाए।
इसमें केंद्र एवं प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई थी। इसमें विधान परिषदों की चर्चा का दायरा बढ़ाया गया था और सामाजिक हित के विषय पर प्रस्ताव रखने, प्रश्न पूछने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया था। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि इसके द्वारा भारत सचिव की परिषद और भारत की वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय सदस्य बने। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया और मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इसी कारण से लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की थी। इस अधिवेशन के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था स्थापित कर दी गई थी। इसके तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, हस्तांतरित और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थी। दूसरी ओर आरक्षित विषय पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। इसे ही दोहरा शासन व्यवस्था कहा गया था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांतों को विस्तारित किया था। इस अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत के लिए तैयार किए गए संवैधानिक प्रस्ताव में यह अंतिम था। साइमन आयोग रिपोर्ट, 3 गोलमेज सम्मेलन तथा अंग्रेजी शासन द्वारा श्वेत पत्र, यह सभी 1935 में भारत शासन अधिनियम के आधार बने थे। यह अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को सम्मिलित करना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों का सम्मेलन इसमें भारतीयों की इच्छा उन राजाओं की इच्छा पर निर्भर था। संघ और केंद्र के बीच शक्तियों के विभाजन किया गया था, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची बनाई गई। इसमें प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था तथा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ किया गया था। इसमें केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। इसमें 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। इसमें भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था, जो 1935 का अधिनियम आया था। इसमें जो 1858 में स्थापित की गई थी भारत परिषद, उसको इसमें समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। फिर होता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की घोषणा की 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की। माउंटबेटन योजना को कानून रूप देने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा भारत पाकिस्तान 2 राष्ट्रों का जन्म हुआ। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासत पर देशी राज्य ब्रिटिश संप्रभुता है उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दे दी कि वे चाहें तो भारत या पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाव गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन ने गठन के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव सुझाए।
पहला, संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचन मंडल से किया गया। दूसरा, संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण प्रांत की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचन किया गया। तीसरा, देशी रियासतों के सदस्य भी संविधान सभा में सम्मिलित होंगे और 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। फिर आता है कैबिनेट मिशन का क्रियान्वयन। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया और संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई। इसमें से 296 यह ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और इसमें जो 93 थे वह देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा का प्रारंभ 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग ने सभा का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग की। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और H.C. मुखर्जी को क्रमशः संविधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। V.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। संविधान सभा में संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया। इसमें महत्वपूर्ण समितियों के नाम इस प्रकार हैं। पहला, समिति और उसके अध्यक्ष। पहला, नियम समिति, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। राज्य समिति, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। झंडा समिति, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए। परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया। मूल अधिकार उप समिति, JB कृपलानी को अध्यक्ष चुना गया। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। फिर आती है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति से विधानसभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसे संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। संविधान का प्रवर्तन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन संविधान के में कुल 15 अनुच्छेद को इसी दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को प्रवर्तित कर दिया गया था। संविधान के शेष भाग को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जून 1950 को हुई थी। इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। महत्वपूर्ण तथ्य, संविधान सभा में सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख महिला सदस्य के रूप में थीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से निर्वाचन हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और 24 जनवरी को 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।